तो ये क्वेश्चन है कि एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है, उसको हम टांग सकते हैं दो स्ट्रिंग से, दोनों स्ट्रिंग का लेंथ सेम रखना है, दोनों सेम स्ट्रिंग है, मटेरियल भी सेम। तो कैसे टांगे, ऐसे ऐसे या ऐसे, ताकि हमारा जो है स्ट्रिंग में क्रिएट होने वाला टेंशन क्या हो, मिनिमम हो। या ये कह रहा है कि क्या तीनों केस में टेंशन सेम होगा, या पहले ए केस में सबसे कम होगा, बी केस में सबसे कम होगा, या सी केस में सबसे कम होगा। तो हम एक जनरल केस लेके चल रहे हैं, मान लेते हैं ये हमारा फ्रेम है और हमने ऐसे टांगा इसको, पहला वाला केस। ठीक है। अब इसमें जो टेंशन क्रिएट हो रहा होगा टी, वो ऐसे क्रिएट हो रहा होगा। और थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये वर्टिकल से, दोनों केस में वर्टिकल से मान लेते हैं, हॉरिजॉन्टल से या वर्टिकल कहीं से भी मान लो, मान लिया थीटा एंगल पे है, यानी ये दोनों स्ट्रिंग थीटा एंगल पे है। ठीक है। तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा टी साइन थीटा आएगा, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट टी साइन थीटा आएगा। अच्छा, इस फ्रेम का वेट नीचे की ओर लग रहा होगा, तो जो वेट है हम्म। डब्ल्यू, वो बैलेंस हो रहा होगा टू टी साइन थीटा से। हम्म। यानी साइन, यानी टेंशन का फॉर्मूला बन जाएगा डब्ल्यू बाई टू साइन थीटा। टू सेक्शन। अब देखो, अगर हम चाहते हैं कि टेंशन मिनिमम हो, तो साइन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है। हम्म। भाई साइन थीटा और टी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा, ठीक है ना, तो हम्म। टेंशन जो है वो मिनिमम होगा। हम्म। ठीक है। तो टी मिनिमम जब होगा जब साइन थीटा मैक्सिमम हो, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, वन। तो मिनिमम टेंशन ये आएगा, और साइन थीटा मैक्सिमम होना चाहिए वन, यानी थीटा होना चाहिए 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री, यानी कि ये बिल्कुल ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, यानी बी ऑप्शन सही है। बी सेकंड केस। ऑप्शन के केस में टेंशन लीस्ट होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो, ये क्वेश्चन है कि एक सब्सटेंस है, वो इतना स्ट्रेस वो झेल सकता है, मतलब इतने स्ट्रेस पे वो टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पे। ठीक है। अब ऐसे सोचो कि जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक, मान लेते हैं हम आटे का एक सिलेंड्रिकल शेप का वो बनाए, आटे के डो का एक शेप बनाए, और उसको अगर हम वर्टिकली हैंग करें तो क्या होगा। तो जब हम इसको वर्टिकली हैंग करेंगे, तो अगर इसका हाइट कम है तो ये आराम से हैंग कर देगा। लेकिन अगर हम इसकी हाइट को बढ़ाते जाएं, मतलब थोड़ा और लंबा लें, फिर थोड़ा और लंबा लें, तो कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। क्यों ब्रेक हो जाएगा, अपने ही वेट की वजह से। इसका वेट इतना हो जाएगा कि ये वेट इसके स्ट्रेस लिमिट को क्रॉस कर जाएगा, या उस पे आ जाएगा, और उस पॉइंट पे ये क्या हो जाएगा, अपने सेल्फ वेट से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो हमको यही बताना है कि ये मटेरियल कितना लंबा ये मटेरियल ले, मतलब इसका वायर कितना लेंथ का ले। ठीक है। कितनी लेंथ का ये वायर ले, ताकि ये अपने खुद के वेट से ब्रेक होके ब्रेक हो जाए, यानी ये एल बताना है कितना ले। ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जैसे जैसे हम इसकी लेंथ को बढ़ाएंगे, इस मतलब लेंथ को बढ़ाने का मतलब है कि जैसे थोड़ा पार्ट लिया, फिर ज्यादा पार्ट लिया, फिर और ज्यादा, तो जितना ज्यादा पार्ट लेंगे उतना ज्यादा वेट बढ़ता रहेगा। तो वेट बढ़ते बढ़ते एक टाइम ऐसा आएगा कि इसका वेट इतना हो जाएगा कि वो इसके स्ट्रेस झेलने की जो लिमिट है उससे ज्यादा हो जाएगा, और ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। अब हम जानते हैं स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स पर फोर्स यूनिट पर एरिया। यूनिट एरिया। अब यहाँ पे जो फोर्स है वो इसका खुद का वेट है, तो हम यहाँ फोर्स की जगह मास इंटू ग्रेविटी लिख सकते हैं, mg अपॉन एरिया ए। ठीक है। अब इस मास की जगह लिख सकते हैं हम, इसकी डेंसिटी होगी रो, है ना, और इसका एरिया होगा ऑफ बेस ए और लेंथ एल। तो मास की जगह हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा एरिया इंटू लेंथ। तो हम लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी रो जी अपॉन ए से ए कट जाएगा। ठीक है। एल रो जी बचा, तो एल लेंथ के लिए फॉर्मूला हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन रो जी। ठीक है। ये फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो लेंथ स्ट्रेस कितना दिया, 10 की पावर 6, रो दिया है 10 की पावर 3, 3 इंटू 10 पावर 3, और जी 10 मान लेते हैं, तो 1/3 इंटू 10 की पावर 3 मीटर्स आ जाएगा। क्लियर है। हम्म। नहीं, 3 की पावर 3 नहीं, 2 आएगा, क्योंकि नीचे 10 पावर 4 हो जाएगा, 2। ठीक है। तो इतने मीटर का वायर अगर लेंगे तो यार सेल्फ वेट से ही क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रॉब्लम ये है, देखो, जैसे एक वायर है, इस वायर का लेंथ कैपिटल एल है। अब इसका खुद का वेट है डब्ल्यू,
इसके खुद के वेट का वेट डब्ल्यू है, मतलब क्या है कि इसके जो मटेरियल है तो इसका टोटल वेट डब्ल्यू जो होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म वायर है तो यूनिफॉर्मली हर जगह फैला हुआ होगा, ठीक है। तो अगर हम इस पार्ट को कंसीडर करें तो इस पार्ट के नीचे जितना पोर्शन होगा उतना पोर्शन का वेट इस पार्ट पे काम कर रहा होगा। ऐसे ही इस पार्ट पे पूछें तो इस पार्ट के नीचे जितना पोर्शन होगा मास का वो इस पे काम कर रहा होगा। तो ये ऐसा केस है जब कोई वायर या कोई रॉड है उसके खुद का वेट है, तो इसका मतलब है उसके हर पॉइंट पे जो टेंशन या जो फोर्स क्रिएट हो रहा होगा वो सेम नहीं होगा, क्योंकि हर पॉइंट पे जो फोर्स होगा वो डिपेंड करेगा कि उस पॉइंट के नीचे कितना वेट है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं इस पे, यहाँ पे तो 3L/4 के लिए निकालना है, लेकिन फिलहाल के लिए तो यहाँ किसी भी पॉइंट पे अगर हम कंसीडर करें तो उस पॉइंट के नीचे कितना वेट है वो वेट माना जाएगा, वो वेट कंसीडर किया जाएगा, ठीक है, या इस पॉइंट के फोर्स या टेंशन के लिए। अच्छा, इसमें यह भी कहा गया है कि इसके नीचे एक और वेट W1 भी लटकाया हुआ है इन्होंने, ठीक है। तो अगर हमको मान लेते हैं, अब हमसे ये कहा गया है तो ऐसे केस में जो टेंशन या जो फोर्स या जो स्ट्रेस होगा वो हर पॉइंट पे सेम नहीं होगा। अगर ये लाइट स्ट्रिंग होती तो नो डाउट हर पॉइंट पे टेंशन क्या होता, सेम होता, ठीक है। अब हमसे कहा गया है कि नीचे से 3L/4 लेंथ पे, ये 3L/4 लेंथ पे हमको बताना है कि कितना टेंशन या कितना स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है। थोड़ी देर के लिए हम ऐसा कर लेते हैं कि ये लेंथ x मान लेते हैं, हम x लेंथ पे बता रहे हैं कि कितना फोर्स या टेंशन क्रिएट हो रहा होगा। तो जहां पे हमको टेंशन निकालना है उस पॉइंट से हम इस डायग्राम को ब्रेक करके फिर से बना लेते हैं, रीड्रॉ कर लेते हैं। मतलब हम ऐसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक स्ट्रिंग का पार्ट है, फिर यहाँ पे नीचे क्या है, नीचे पूरा वेट W है, ठीक है ना। और ये जो वेट W है इसमें दो वेट आ जाएंगे, एक ये वेट आ जाएगा, इसे हम W डैश कह देते हैं, प्लस और ये वेट आ जाएगा W1, ठीक है। अब ये W डैश कितना होगा, तो W डैश की वैल्यू जो होगी, तो यहाँ पे जो मतलब ऐसे ब्रेक कर लिया, ठीक है। अब जो W डैश होगा वो कितना होगा, तो देखो क्योंकि ये यूनिफॉर्म रॉड है तो इसका वेट पर यूनिट लेंथ देखें तो W/L/4 होगा, W/L होगा, ठीक है। और ये जो नीचे का पोर्शन है इसका लेंथ हमने थोड़ी देर के लिए x माना है, तो अगर वेट पर यूनिट लेंथ W/L है तो x लेंथ का जो वेट होगा वो WX/L होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स जनरेट हो रहा होगा, यहाँ पे टेंशन कह दो या फोर्स कह दो, एक ही बात है, वो जनरेट हो रहा होगा W डैश प्लस W1, ठीक है। तो जो स्ट्रेस होगा वो हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, जो कि इन्होंने कहा है S मानो, यहाँ पे एरिया A ना मान के S मानने को कहा है। तो फोर्स हो रहा है WX/L प्लस W1/S, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रेस आ रहा है। अब देखो ये x के टर्म्स में आ रहा है, तो अगर हम x 0 ले लें, बिल्कुल यहाँ पे आ जाए, ठीक है, तो इस पॉइंट पे जो होगा x 0 हो जाएगा, तो इस पॉइंट पे सिर्फ स्ट्रेस जो जनरेट होगा वो इस वेट W1 की वजह से होगा। और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे कंसेक्यूटिव हर पार्ट पे वेट जो होगा वो क्या, मतलब कंसेक्यूटिव पार्ट पे स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर, और एक चीज और है, अगर हम W को 0 कर दें, अगर हम W को क्या कर दें, 0 कर दें, तो देखो स्ट्रेस आएगा W1/S, जो कि हर जगह सेम है, वो क्योंकि वो अब x पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। यानी लाइट स्ट्रिंग होती है तो स्ट्रेस या टेंशन या फोर्स हर जगह सेम रहता है, जबकि अगर स्ट्रिंग का वेट दिया है तो उस स्ट्रिंग के वेट की वजह से उसके हर पॉइंट पे स्ट्रेस डिफरेंट होगा, ठीक है। इससे एक और क्वेश्चन ये बन सकता है कि अगर ऐसा मान लेते हैं ये तो रॉड है, मतलब मेटल की है, तो मेटल के केस में तो सेल्फ वेट से इतना एलोंगेशन नहीं होता, लेकिन मान लेते कोई ऐसा मटेरियल है जैसे पुट्टी है या डो है, ठीक है, आटे का, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि उस केस में अगर हम ऐसा कोई यूनिफॉर्म सिस्टम बना के और हैंग करें और फिर हम ये पूछें कि इसके डिफरेंट पार्ट पे इलोंगेशन कैसे होगा, तो क्योंकि इसके जैसे जैसे हम यहाँ पे आ रहे हैं यहाँ पे स्ट्रेस सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पे इलोंगेशन भी क्या होगा, यहाँ सबसे ज्यादा होगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर करते 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 सबसे कम, ठीक है ना। तो इस तरीके से इलोंगेशन जो होगा वो भी एक्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है। जहाँ पे स्ट्रेस ज्यादा होगा वहाँ इलोंगेशन भी ज्यादा होगा। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि वेटेड बॉडी का या ऐसी बॉडी जिसका खुद का वेट है और उसके केस में हर पॉइंट पे इलोंगेशन सेम नहीं होगा
और हर पॉइंट पे स्ट्रेस क्योंकि सेम नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके। हाँ, यहाँ पे एक्स की जगह हम 3l/4 रख देंगे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा, क्योंकि हमने एक्स के टर्म से निकाला है और हमको आंसर मतलब एक्स के टर्म से निकालना नहीं था, तो 3l/4 रख देंगे, आ जाएगा। अगला बढ़ते हैं। देखो, हमको बताना है जैसे एक वायर है, उसका ब्रेकिंग स्ट्रेस कुछ है। ठीक है, मान लेते हैं एक वायर है, ये वायर मान लेते हैं 10 न्यूटन फोर्स लगाने पे ब्रेक हो जाता है। अब अगर इस वायर को आधा कर दें, ठीक है, तो अब कितना फोर्स लगाने पे ये ब्रेक होगा। ठीक है, तो जो ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है, ब्रेकिंग स्ट्रेस, उसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए? तो ब्रेकिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला होना चाहिए ब्रेकिंग फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना लग रहा है ना। अब ब्रेकिंग फोर्स लेंथ पे डिपेंड ही नहीं करता है, क्योंकि ब्रेकिंग फोर्स डिपेंड करेगा भाई एरिया पे डिपेंड करेगा, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेस बताना है। ठीक है, तो ब्रेकिंग फोर्स लेंथ पे डिपेंड ही नहीं करेगा, तो इस हिसाब से जो ब्रेकिंग स्ट्रेस आएगा वो ब्रेकिंग फोर्स अपॉन एरिया आएगा, और इसमें कहीं लेंथ नहीं आ रहा है, इसलिए जो है लेंथ आधा करने से ब्रेकिंग स्ट्रेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखो, अगर ब्रेकिंग स्ट्रेस लेंथ पे डिपेंड करता होता तो जो रस्सी, ठीक है, हम मान लेते हैं इतनी बड़ी रस्सी ले रहे हो, नहीं तोड़ पा रहे हैं, तो उसको छोटी ले लेते तो शायद टूट जाती है, बहुत बड़ी ले लेते तो शायद टूट जाती है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है, मतलब एक रस्सी अगर आप नहीं तोड़ पा रहे तो उसका चाहे छोटा पार्ट लो, बस ये होता है छोटा पार्ट पकड़ने में दिक्कत होती है, इसीलिए तोड़ने के लिए लोग थोड़ी लंबी रस्सी लेते ताकि हाथ में लपेटने में आसानी रहे, है ना। लेकिन अगर ब्रेक अगर उसको हम एक्सपेरिमेंटली सोचे, ठीक है, कि मान लेते एक रस्सी है और उससे हमने वेट को हैंग किया और धीरे धीरे वेट इंक्रीज करते जा रहे हैं देखने के लिए कि कब ब्रेक होगी, और फिर सेम रस्सी को दूसरी लेंथ लेके उसको हैंग किया तो सेम रिजल्ट आएगा। दोनों केस में लेंथ पे ब्रेकिंग स्ट्रेस डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, नहीं कर। अगला करते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और है, जो इससे पहले क्वेश्चन था उसमें भी ब्रेकिंग का ही कुछ क्वेश्चन था, लेकिन वहां पे जो ब्रेकिंग हो रही थी वो अंडर इट्स आउन वेट हो रही थी, तो वहां पे ये हो रहा था कि जैसे जैसे हम लेंथ बढ़ा रहे थे वैसे वैसे उसका वेट बढ़ रहा था, है ना। हाँ। ठीक है, तो इसलिए वहां पे जो ब्रेकिंग फोर्स था वो लेंथ पे डिपेंड कर रहा था, उसको इससे कनेक्ट नहीं करना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे जो फोर्स है वो अलग से एडिशनली लगाया जा रहा है, और वहां पे जो वेट था वो उसके वेट की वजह से आ रहा था, जो कि उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट की वजह से आ रहा था, इसलिए वहां पे ब्रेकिंग मतलब स्ट्रेस या उस पर डिपेंड कर रहा था लेंथ पे, लेकिन यहाँ नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है दो रॉड्स हैं, दोनों का मटेरियल डिफरेंट है, लेकिन उनका जो है यंग मॉडुलस y1 y2 है, और उनके कोफिशिएंट और लीनियर एक्सप्रेशन अल्फा 1 और अल्फा 2 है। अब उनको जैसे एक रॉड ये है और उसके बाद एक और रॉड है, ऐसे ये y1 है, ये y2 है, और इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सप्रेशन अल्फा 1 है, इसका अल्फा 2 है। अब दोनों को एक साथ हीट किया, और ऐसे हीट किया कि दोनों में टेम्परेचर राइज सेम हुआ, तो इसमें भी डेल्टा टी हुआ टेम्परेचर राइज, इसमें भी डेल्टा टी हुआ। अब हमसे कह रहा है कि स्ट्रेस जो क्रिएट हो रहा है वो दोनों में सेम है, तो y1 y2 का रेशियो बताना है। तो हमने पढ़ा था कि थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला था y अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, अब स्ट्रेस दोनों केस में सेम है, यानी y1 अल्फा 1 डेल्टा टी इज इक्वल टू y2 अल्फा 2 डेल्टा टी है, और चेंज इन टेम्परेचर भी सेम है, तो यानी y1/y2 जो होगा वो सीधे अल्फा 2 बाई अल्फा 1 होगा। ठीक है, और ये 3/2 आ जाएगा, बस यही आंसर है। तो कितना क्वेश्चन ये IIT 89 में पूछा गया था। ठीक है, खैर बात अरे 89 अब बहुत डिफरेंस हो गया है। लेकिन फिर भी अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस दिया है, तो मान लेते हैं दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस को हम r कह देते हैं, और देखो जो मतलब इलास्टिसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए एक मॉडल हमने मतलब दिया गया है फिजिक्स में, वो ऐसा है कुछ कि मान लेते हैं कि ये कोई मटेरियल है, तो मटेरियल में क्या होगा, मटेरियल में बहुत सारे एटम्स होंगे, ठीक है ना, सब आगे पीछे, और एटम्स के बीच में कोहेसिव और अधेसिव फोर्स, मतलब अगर मटेरियल है तो सेम टाइप के एटम्स होंगे तो कोहेसिव फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, तो इनके बीच में कोहेसिव फोर्स लग रहा होगा। कोहेसिव फोर्स को हम लोग फ्लूइड में समझेंगे, यहाँ नहीं बताया मैंने, लेकिन आगे हम समझाएंगे। ठीक है, तो इनके बीच में कोहेसिव फोर्स लग रहा होगा जो कि अट्रैक्शन की तरह होगा, तो इनके इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, इनके इनके बीच में होगा, हर एक के बीच में एक अट्रैक्शन होगा। ठीक है ना, तो हम ये मान के चलते हैं कि क्योंकि हर एक के बीच में अट्रैक्शन है और ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है ये बिल्कुल
मतलब स्प्रिंग की तरह वर्क करते हैं। जब हम इनको दूर ले जाते हैं तो ये वापस टेंड करते हैं, तो हम इन फोर्सेस को स्प्रिंग से इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है ना, तो हम मान लेते हैं हर एटम एक स्प्रिंग से बंधा हुआ है सब एक दूसरे से। और जब इस सिस्टम को हम डिफॉर्म करते हैं, चेंज करते हैं, तो इस स्प्रिंग में एक फोर्स जनरेट होता है, वही एफ इक्वल के एक्स वाला। और जैसे ही हम फोर्स हम्म हटाते हैं, ये फोर्स वापस से इनको उसी शेप में ले आता है। ठीक है, तो ये एक मॉडल है ये समझाने के लिए कि कैसे इलास्टिसिटी वर्क करती है। तो दो एटम्स के बीच में हम एक स्प्रिंग कंसीडर करते हैं, एक्चुअल में होती नहीं है, लेकिन हम इस कोहेसिव फोर्स को स्प्रिंग के फोर्स से कंसीडर करते हैं। उस स्प्रिंग के हम्म फोर्स का फोर्स कांस्टेंट के दिया हुआ है। अब हमको यंग मॉडुलस निकालना है, तो यंग मॉडुलस फॉर्मूला होता है के बाई आर। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये है कि एक स्ट्रिंग है, उसकी ओरिजिनल लेंथ एल है। ओरिजिनल लेंथ उसकी क्या है, एल है, मतलब ये स्ट्रिंग है, उसकी ओरिजिनल लेंथ एल है। अब उसमें एक मतलब टॉय कार, मान लेते हैं टॉय कार का मास एम है। ठीक है, बांध के और उसको रिवॉल्व किया, तो जब रिवॉल्व किया तो देखो, जब हम सर्कुलर मोशन वाले क्वेश्चंस करते थे तो हम ये मान के चलते थे कि स्ट्रिंग की लेंथ में चेंज नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि स्ट्रिंग की लेंथ में चेंज आ रहा है। लेंथ हो जाती है खिंच के डबल 12। और जब ये 12 हो जाती है, तो जब ये रिवॉल्व कर रही है, तो उस समय इसका टाइम पीरियड जो है वो टी है। हम्म अब इन्होंने कहा है कि इसको हमने और स्पीड अप किया, मान लेते हैं हमने इसको और तेजी से घुमाना शुरू किया। जब हमने स्पीड अप किया तो इसकी लेंथ क्या हो गई, 3L हो गई। मान लेते हैं लेंथ इसकी 3L हो गई यहाँ से आता। ठीक है, और अब इसका टाइम पीरियड जो है वो T1 हो गया, तो T1 और T में रिलेशन निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, तो टाइम पीरियड फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई ओमेगा। और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से हम ओमेगा की वैल्यू निकालें तो आएगी अंडर रूट एफ बाई एम आर। यहाँ पे रख दे तो आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम आर बाई एफ। एम आर ऊपर आएगा, एफ नीचे आएगा। अब ये जो एफ है सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे एक्चुअल में इलास्टिक फोर्स की वजह से जनरेट हो रहा है। या ये कह दो कि जितना फोर्स ये बाहर की ओर सेंट्रीफ्यूगल लग रहा होगा, उसकी वजह से उतना ही अंदर इलास्टिक फोर्स जनरेट हो रहा होगा। तो इस एफ फोर्स को हम क्या करेंगे, इस एफ फोर्स को हम किसी तरीके से यंग मॉडुलस और इलास्टिक के टर्म्स में लिखना चाहेंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं हम्म स्ट्रेस यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है। यंग मॉडुलस का फॉर्मूला है y इक्वल टू एफ फोर्स एल ओरिजिनल लेंथ अपॉन चेंज इन लेंथ इनटू एरिया ए। ठीक है, तो यहाँ से एफ का अगर वैल्यू निकालें और यहाँ रखें तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम। अच्छा, यहाँ पे आर क्या है, रेडियस है, ध्यान देना, आर है रेडियस। तो पहले केस में रेडियस 2L है, दूसरे केस में रेडियस 3L है। ठीक है, फिलहाल आर ही लिख रहे हैं। अपॉन एफ की जगह आ जाएगा यहाँ से बाई ए डेल्टा एल चेंज इन लेंथ। ठीक है ना, और अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो ओरिजिनल लेंथ यहाँ आ जाएगी। ठीक है, अब ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला बन गया हमारा। अब हम दो केसेस ले रहे हैं, तो T1 का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, या T1 किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए। सिर्फ हम प्रोपोर्शनैलिटी ले रहे हैं क्योंकि हमको बाद में रेशियो लेना है, तो जो चीजें कांस्टेंट है उनको हटा देते हैं। तो 2 पाई कांस्टेंट है, हटा देते हैं। ठीक है, मास यहाँ पे सेम होगा, हटा देते हैं। आर रेडियस दोनों केस में अलग होगी, तो पहले केस में रेडियस कितनी है, 2L है। और एल क्या है, ओरिजिनल लेंथ, जो कि हमेशा से एल ही थी। या ये कह सकते हो कि दोनों केस में ओरिजिनल लेंथ एल सेम रहेगी, तो इसको भी नहीं लिखते हैं, इसको भी हटा देते हैं। अपॉन वाई दोनों केस में सेम है, हटा देते हैं। ए एरिया दोनों केस में सेम रहेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो भी भूल जाते हैं। डेल्टा एल चेंज इन लेंथ है, तो पहले केस में चेंज इन लेंथ कितना हो रहा है, तो पहले केस में टोटल लेंथ 2L है और ओरिजिनल लेंथ एल थी, तो चेंज इन लेंथ केवल एल हुआ होगा। ऐसे ही T2 के लिए अगर हम टी के लिए फॉर्मूला लिखें, क्योंकि नेक्स्ट केस जो है उसमें टाइम पीरियड टी कहा गया है, सॉरी T1 कहा गया, पहले टी कहा गया देन T1 कहा गया। तो T1 के लिए फॉर्मूला लिखें तो क्या बनना चाहिए, 2 पाई हटा देते हैं, एम हटा देते हैं, आर रेडियस नेक्स्ट केस में 3L है, कैपिटल एल सेम है, हटा देते हैं, वाई एरिया सेम है, डेल्टा एल चेंज इन लेंथ दूसरे केस में 2L है। ठीक है, अब देखो यहाँ से आएगा √2 प्रोपोर्शनैलिटी, और ये आएगा प्रोपोर्शनैलिटी √3/√2। ठीक है, √3/√2। तो अगर हमें T1 निकालना है
तो T1 को ऊपर ले लो, और या T और T1 को डिवाइड कर दो, तो T/T1 क्या आ जाएगा? T/T1 आ जाएगा, जब रेशियो लेंगे तो 2/√3 आ जाएगा। ठीक है, हम्म। क्या आंसर? ओके, अगला करते हैं। तो एक प्रॉब्लम ये है कि एक क्यूब है जिसका लेंथ एल है, मतलब हर साइड, हर तरफ से इसकी साइड एल है, और इसकी सरफेस पे एफ फोर्स लगाया मैंने। एफ फोर्स जब लगाया तो क्या होगा? इसका अपर पार्ट, क्योंकि नीचे पार्ट से ये फिक्स है, अपर पार्ट थोड़ा सा आगे जाएगा, यानी कुछ ऐसे, ये थोड़ा सा डिफॉर्म होगा शेप में, ठीक है ना? और डिफॉर्म होने के बाद जब हमने ये एफ फोर्स हटा लिया तो क्या होगा? तो जैसे जेली वगैरह नहीं होता, जेली का क्यूब, जेली के क्यूब पे हल्का फोर्स लगा के छोड़ दो तो जेली का क्यूब क्या करता है? ऐसे ऐसे वॉवेल करता रहता है, हिलता रहता है, वॉवेल करता रहता है। तो ये भी क्या करेगा? वॉवेल करने लगेगा। यहाँ पे ये कहा गया कि ईटा, इसका रिजिडिटी कम है, इतना ज्यादा नहीं है कि ये मतलब मेटल की तरह बस चेंज ही नहीं होगा, या होगा भी तो बहुत कम होगा। तो ये वॉवेल करने लगेगा। इसके टाइम पीरियड निकालना है कि कितने टाइम, मतलब इसका टाइम पीरियड क्या होगा वाइब्रेशन का जो ये करेगा। ठीक है, तो देखो हमने पढ़ा था, मतलब अभी आगे पढ़ेंगे या पहले इंटर में पढ़ा होगा कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो होता था वो होता था 2 पाई अंडर रूट एम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। ये हर जगह लगता था। ठीक है, हम्म। मतलब कोई भी एसएचएम हो, जनरल एसएचएम के केस में टाइम पीरियड फॉर्मूला क्या लगता था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखो जब हमने फोर्स लगाया तो इसमें डिस्प्लेसमेंट ये हुआ एक्स, ठीक है, हम्म। और ये एंगल में चेंज आया होगा, थीटा मान लेते हैं। अच्छा, लेंथ जो पहले ऐसे थी वो एल ऐसे हो गई होगी, तो देखो यहाँ पे जो थीटा में चेंज आता है वो बहुत कम होता है, इसलिए एल इसको भी कह सकते हैं, इसको भी एल कह सकते हैं। कोई मतलब कंफ्यूजन की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये तो हाइपोटेनियस है और ये परपेंडिकुलर है तो दोनों सेम कैसे होती हो सकती है। तो थीटा यहाँ पे बहुत स्मॉल होता है, इस केस में हम हम्म। इन दोनों को सेम ले सकते हैं। ठीक है, अब हमने पढ़ा है कि ईटा, रिजिडिटी का फॉर्मूला क्या है? तो रिजिडिटी का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया अपॉन एंगल हम्म। थीटा। तो अगर हम फोर्स का फॉर्मूला बनाएं तो हो जाएगा ईटा थीटा इंटू ए, क्योंकि ए भी डिवाइड में ही है। ठीक है, अब फोर्स को हम हम्म। लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन। मान लेते हैं इस ब्लॉक का मास कैपिटल एम है, तो जब हम फोर्स हटाएंगे, ठीक है, तो जो इसमें मतलब जाहिर सी बात है रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा वो एम इंटू ए होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इंटू हम्म। एक्सेलरेशन इक्वल टू ईटा और थीटा, और ए की जगह एल स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि ये क्यूब है तो हर साइड लेंथ सेम है। तो ये जो अपर सरफेस होगा जिसपे फोर्स लग रहा है उसका एरिया एल हम्म। स्क्वायर होगा। तो यहाँ से एक्सेशन जो आएगा वो आएगा ईटा थीटा एल स्क्वायर बाई एम। ठीक है, ये वन में रख दो, तो टाइम पीरियड बन जाएगा टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, एक्स की जगह एक्स रखो। अच्छा, एक चीज और है, यहाँ पे थीटा को हम चाहे तो थीटा इक्वल टू एक्स बाई एल रख सकते हैं। देखो हम्म। ऐसे, tan थीटा फॉर्मूला क्या होगा? tan थीटा फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एक्स बाई एल। और हम जानते हैं स्मॉल एंगल के केस में, स्मॉल एंगल में tan थीटा को केवल थीटा लिखते हैं और सेम sin थीटा को भी केवल थीटा लिखते हैं। ठीक है ना? तो केवल थीटा के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एक्स बाई एल। ठीक है, तो यहाँ पे रख लेते हैं, तो ईटा थीटा की जगह लिख देते हैं एक्स बाई एल, एक एल भी कट जाएगा, यानी कि ए की वैल्यू आ जाएगी ईटा एक्स एल बाई कैपिटल एम। ये वैल्यू यहाँ रखो, तो एक्स के नीचे ए जो लिखेंगे ईटा एक्स एल बाई कैपिटल एम। एक्चुअल में एस एच एम जब पढ़ेंगे तब देखेंगे कि हर केस में फॉर्मूला तो ये लगता है एक्स अपॉन ए, लेकिन हर बार ये जो डिस्प्लेसमेंट स्मॉल मानते हैं ये कैंसिल आउट हो जाता है। तो जैसे ही हम रखने लगे हमें याद आया कि यहाँ पे एक्स कट नहीं रहा है, तो फिर याद आया कि थीटा की वैल्यू एक्स के टर्म में लिखनी पड़ेगी। एक्स एक्स काट देते हैं, टाइम पीरियड फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम बाई ईटा एल। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन वहाँ मतलब किसी एग्जाम में आता और ये क्वेश्चन वहां पे नहीं आ रहा होता तो इसका हम्म। ऑप्शन गेस करना आसान था। क्यों? क्योंकि सारे फॉर्मूले अलग दिए हुए हैं। जब भी सारे फॉर्मूले अलग दिए हैं तो हम इसको हम्म। डायमेंशन से या यूनिट से भी चेक कर सकते हैं कि किसकी यूनिट टाइम पीरियड की आ रही है, और वही फॉर्मूला सही होगा, वही आंसर सही। ठीक है, बाकी हम्म। तरीका ये है इसका करने का। अगला देखते हैं, तो आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट टाइम पे इसके आगे देखते हैं। क्वेश्चंस क्वेश्चंस भी हैं अपने पास और अभी कुछ टॉपिक और भी पढ़ने हैं, तो जैसा भी शेड्यूल ठीक। होगा वैसे काम करेंगे। ठीक है।